जापान का चंद्रयान क्या बार बार जिंदा हो रहा है, जानेंगे क्या है मामला जिसके वजह से वैज्ञानिक हैरान है। तो वहीं आखिरकार ईरान ने अब भारतीयों को जाकर छोड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान के मून मिशन ने नई कामयाबी हासिल की है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अनुसार उनके मून स्नाइपर लैंडर ने तीसरी बार बाधाओं को पार किया है। ये तब हुआ है जबकि ऐसी कठोर परिस्थितियों को सहने के लिए उसे डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बावजूद स्नाइपर लैंडर चांद पर काम कर रहा है। नासा के अनुसार लूनर नाइट के दौरान तापमान 0 से 208 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरता है। ऐसे में मून स्नाइपर से एक चंद्र रात को भी झेलने की उम्मीद नहीं है, तो चंद्रमा पर करीब 2 हफ्ते तक चलने वाली अंधेरे की अवधि है। जापान का रोबोटिक वाहन SLIM को चंद्रमा की जांच के लिए भेजे गए स्मार्ट लैंडर के रूप में जाना जाता है। ये पहली बार 19 जनवरी को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने जापान को इस सदी में चंद्रमा पर उतरने वाला तीसरा और अब तक का 5वां देश बना दिया। अंतरिक्ष यान सियोली क्रेटर के पास पहुंचा जो चंद्र भूमध्य रेखा के निकट ट्रैंक्विलिटी सागर के 322 किलोमीटर दक्षिण में है, जहां अपोलो ने पहली बार मनुष्यों को चांद पर उतारा था। इस मिशन में स्नाइपर के चांद पर उतरने के समय चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई थी। चांद पर उतरने के दौरान अंतरिक्ष यान नीचे टकराया और उसके सौर पैनल सीधे होने के बजाय पश्चिम की ओर हो गए। इससे उन्हें बिजली उत्पन्न करने के लिए सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई। लेकिन जापान में मिशन की टीम को उम्मीद थी कि एक बार जब सूरज की रोशनी सौर पैनल तक पहुंचेगी तो अंतरिक्ष यान फिर से काम करना शुरू कर देगा। ऐसा हुआ भी और यान ने काम करना शुरू कर दिया। मून स्नाइपर नई तस्वीरें लेकर उन्हें भेजते हुए टीम को सुखद आश्चर्यचकित करता रहता है। पिछले सालों में चांद पर उतरने वाले मिशनों में चंद्रमा की चरम स्थितियों का सामना करने में इसका लचीलापन बेहतरीन है। मिशन टीम ने 23 अप्रैल को लैंडर के तीसरी चंद्र रात्रि से बाहर निकलने के बाद मून स्नाइपर के साथ कम्युनिकेट करने में सफलता पाई। टीम ने पाया कि अंतरिक्ष यान अपने लैंडिंग स्थल की ज्यादा तस्वीरें भेजने में सक्षम था। मिशन टीम ने इसके बाद कहा कि चंद्रमा पर 3 रातों के बाद भी स्लिम ने मुख्य कार्य क्षमता बनाए रखी है। ये कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद नहीं थी। नासा के अनुसार चंद्र रात के अत्यधिक ठंड से बचने के अलावा मून स्नाइपर ने चंद्र दिवस के भीषण तापमान को भी सहन किया है, जो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। टीम ने साझा किया कि वो SLIM की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष यान के कौन से घटक समय के साथ खराब हो सकते हैं, क्योंकि यह चंद्र दिन और रात के वातावरण का अधिक अनुभव करता है। जाक्सा इस बातों को लेकर सावधान है कि जब स्लिम पहली बार जागता है तो उसके साथ कैसे संवाद करना है, क्योंकि अंतरिक्ष यान इतने उच्च तापमान में काम कर रहा है जो कैमरों को गर्म कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, ये बता रहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये बतला रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि उसने पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC एरीज के चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया है, जिसके 25 सदस्यों में से 17 भारतीय थे। ईरान के एक बयान के अनुसार उसके विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने शुक्रवार को अपने एस्टोनियाई समकक्ष मार्गस साहकना के साथ फोन पर बातचीत के दौरान चालक दल की रिहाई का उल्लेख किया है। इजराइल से संबंधित मालवाहक जहाज के भारतीय चालक दल के 17 सदस्यों में से एकमात्र महिला कैडेट एन टेसा जोसेफ को 13 अप्रैल को ईरान की सेना द्वारा टैंकर को जब्त करने के कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया था। टेसा जोसेफ की रिहाई के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि वो बाकी भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। उधर ईरान ने भी कहा था कि उसने चालक दल के सदस्यों तक भारत को राजनयिक पहुंच दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान के जल क्षेत्र में जब्त किए गए पुर्तगाली जहाज और एस्टोनियाई चालक दल की रिहाई के संबंध में एस्टोनियाई पक्ष के अनुरोध
विरोध के जवाब में आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जहाज जो ईरान के क्षेत्रीय जल में अपने रडार से ओझल हो गया, न्यायिक नियमों के तहत अपने कब्जे में लिया गया है। MSC एरिज जहाज पर सवार भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय लगातार ईरान के संपर्क में था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान से बात की थी और भारतीयों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया था। इसके बाद ईरान ने भरोसा दिया था कि वो जल्द ही सभी नागरिकों को रिहा कर देगा। खैर, हालांकि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अभी भी जारी है और इन हालात में भारत ने ईरान या इजराइल की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ईरान और इजराइल ने कमर्शियल फ्लाइटों के लिए अपने हवाई क्षेत्र खोल दिए हैं। हालांकि ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि हवाई क्षेत्र आगे भी खुला रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में संघर्ष जारी है। ईरान और इजराइल की यात्रा को लेकर सलाह के संबंध में मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम क्षेत्र के हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमने ये भी नोट किया है कि ईरान और इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र कई दिनों से खोल रखा है। जायसवाल ने कहा कि हम भारतीय नागरिकों को इन देशों की यात्रा करते समय सतर्क रहने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह भी देते हैं। ईरान ने पिछले महीने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, उनमें से लगभग सभी को रोक लिया गया था। इस बीच इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच पिछले 6 महीनों में गाजा में युद्ध के समानांतर रोज ही सीमा पार से हमले बढ़ गए हैं। इन हमलों की बढ़ती सीमा के कारण अधिक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने 2006 से ही ताकतवर शस्त्र एकत्रित कर रखे हैं। गाजा में इजराइल से लड़ने वाले फलस्तीनी ग्रुप हमास की तरह हिजबुल्लाह के पास भी लड़ाकों और हथियारों को इधर से उधर ले जाने वाली सुरंगों का नेटवर्क है। इसके लड़ाके सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के साथ 1 दशक से अधिक समय से प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अब तक अपने हमले उत्तरी इजराइल की एक पट्टी तक ही सीमित रखे हैं। वो ऐसा करके इजरायली बलों को गाजा से दूर रखना चाहता है। इजराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह को सीमा से पीछे धकेलने के लिए तैयार है। हालांकि उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो कैसे करेगा। पर यहाँ पर भारत और ईरान की बात अगर करें तो भारत और ईरान के बीच जैसे ही अमेरिका के प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगे थे, व्यापार करीब 90% तक डाउन हो चुका है। लेकिन चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी बढ़त यहाँ पर मिली हुई है, क्योंकि चाबहार पोर्ट में दोनों ही देश साथ मिलकर आ रहे हैं। कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, साल 2024 के इलेक्शन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इस जनरल इलेक्शन के बाद एक हाई लेवल का डेलीगेशन भारतीय मिनिस्टर्स के साथ पहुंचने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 10 सालों के लिए चाबहार को लेकर भारत और ईरान के बीच में समझौते बन सकते हैं, क्योंकि इस चाबहार पोर्ट को लेकर तालिबान के साथ साथ सेंट्रल एशिया के कई सारे देश हैं जो अब साथ आना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग बन सकता है। अभी भी यहाँ पर भारत और रूस के द्वारा काफी अच्छा व्यापार इस रास्ते से हो रहा है, तो वहीं तालिबान भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।